नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज हम असाइनमेंट 5 जनवरी माह का जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा क्लास 12 के बच्चों को बनाने के लिए दिया गया है, जो 20 अंकों का है। तो आज मैं उस पे आप लोग को गाइडलाइन दे रहा हूं, जिससे आप इसके आधार पर आप अपना असाइनमेंट बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और आज के जो असाइनमेंट 5 है जनवरी माह का, उसमें आप लोग को जो विषय लिया गया है वो वित्तीय लेखांकन अकाउंट्स का भाग 3 पार्ट, अकाउंटेंसी का लेखाकर्म का भाग 3 उसको लिया गया है। और भाग 3 जो है वित्तीय विवरण के संबंध में है, जिसमें आपको लाभ हानि लेखा, लाभ हानि का विवरण पत्र और बैलेंस शीट के बारे में आप लोग को जानकारी दी गई है। उसका सेकंड पार्ट है जिसमें वित्तीय विश्लेषण किया गया है। जो आपने स्टेटमेंट बनाए हैं, जो आपने बैलेंस शीट बनाए हैं, तो उन बैलेंस शीट का तुलनात्मक रूप से विश्लेषण करके निर्णय लिए जाते हैं। तो आपको इसी को रखा गया है और इसमें आपको 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें 3 थ्योरी है और 1 प्रैक्टिकल है। तो आज हम उसी के बारे में आपको डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, या इसके संबंध में जानकारी देंगे। तो पहला प्रश्न इसमें आप लोगों को पूछा गया है, आपका वित्तीय विवरण के विश्लेषणों का महत्व समझाइए। और दूसरा प्रश्न है लेखा अनुपात विश्लेषण क्या है, इसकी सीमाएं भी लिखिए। और तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उद्देश्य समझाइए, जो 6 अंकों का है। और आपको एक प्रैक्टिकल पूछा गया है, जिसमें कहा है निम्न सूचनाओं से तुलनात्मक स्थिति विवरण तैयार कीजिए। तो अब हम पहला देखते हैं। आपको यहाँ पूछा है वित्तीय विवरणों के विश्लेषणों का महत्व समझाइए। तो वित्तीय विश्लेषणों का महत्व हमारा आता है कि वित्तीय विवरण क्या होते हैं। तो सर्वप्रथम हमने पहले बताया कि इसमें आप लोगों को प्रत्येक कंपनी के द्वारा अपने फाइनल स्टेटमेंट के रूप में व्यापार लेखा, लाभ हानि लेखा, स्थिति विवरण तैयार किया जाता है, जो साधारण व्यापारी बनाता है। लेकिन कंपनी अपने पास 2 ही स्टेटमेंट बनाती है, पहला लाभ हानि का विवरण पत्र और दूसरा बनाती है स्थिति विवरण बैलेंस शीट। तो यहाँ वही पूछा है कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण का क्या महत्व है, क्यों हमको वित्तीय जो विवरण बने हुए हमारे, बैलेंस शीट बनी हुई है, स्टेटमेंट बना हुआ, से क्यों हम एनालिसिस करते हैं, उसके क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो यही आपको प्रश्न में पूछा है। तो हमारा महत्व है प्रबंधकों के लिए। तो जो वित्तीय विश्लेषण होता है, उससे प्रबंधक इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का फर्म की तरलता, लाभदायकता, वित्तीय स्थिति आदि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे प्रबंधक अपने व्यवसाय की बिक्री, व्ययों, लाभों, तरलता आदि की तुलना अन्य व्यवसाय से करके महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो एक किनके लिए महत्व था, हमारे प्रबंधकों के लिए। उसी प्रकार निवेशकों के लिए, जो हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अर्थात जो शेयर होल्डर्स है या जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, जो फर्म को फाइनेंस किए हैं, उनको क्या लाभ है, उनके लिए क्या महत्व है। निवेशकों द्वारा वित्तीय विश्लेषण के माध्यम से कंपनी द्वारा दिए गए लाभांश की तुलना कंपनी के अंशों के बाजार मूल्य से कर सकते हैं, कंपनी को लाभार्जन क्षमता के बारे में सही आकलन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पिछले वर्षों के लिए विक्रय की प्रवृत्ति, लाभ की प्रवृत्ति, कंपनी की कमजोरी, भावी उन्नति की संभावनाओं आदि के बारे में भी वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उसके आधार पर वे निर्णय ले सकते हैं कि हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। ऋणदाताओं के लिए महत्व, जो कंपनी को उधार दिए हुए हैं
ऋण दिए हुए हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि वित्तीय विवरण से उनको क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उनको लाभ हो सकता है। तो ऋण दो प्रकार के होते हैं, एक अल्पकालीन ऋण होता है जो कम समय के लिए दिया जाता है 3 महीने के लिए, और दीर्घकालीन ऋण होते हैं जो लंबे समय के लिए दिए जाते हैं। वित्तीय विश्लेषण से ऋणदाताओं को इस बात की जानकारी प्राप्त हो मिल सकती है या मिल जाती है कि उनके द्वारा ऋणों की परिपक्वता तिथि मैच्योरिटी डेट पे ऋण उनको मिलेगा, उनका वापसी राशि होगी अथवा नहीं होगी। वे ऋण क्षमता अनुपात के माध्यम से संस्था की दीर्घकालीन शोधन क्षमता के बारे में भी प्राप्त कर सकते हैं। वो बैलेंस शीट से कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपनी हमारे लंबे समय के जो ऋण है उनका भुगतान वो किस प्रकार से कर सकती है, तथा इस बात का भी उन्हें पता चल जाता है कि उनके ब्याजों का भुगतान कब तक मिलेगा और कितना प्राप्त होगा। सरकार के लिए महत्व, तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना सरकार के लिए क्या इसका इंपॉर्टेंट है, तो कंपनी के वित्तीय विवरणों से में सरकार की भी रुचि रहती है। वित्तीय विश्लेषण से सरकार यह ज्ञात कर सकती है कि किस उपयोग को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है और किस उद्योग में लागत की तुलना में लाभ अधिक हो रहा है। उसके आधार पर सरकार उन उद्योगों को प्रोत्साहित करती है, उनको सब्सिडीज देती है या उनको अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने का प्रयास करती है। तो बच्चों, इसमें आपको 4 महत्व के बारे में आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न हमारा आया है, लेखांकन अनुपात विश्लेषण क्या है, इनकी सीमाएं लिखिए। तो अनुपात विश्लेषण जो होता है रेशो एनालिसिस कहा जाता है। तो अनुपात विश्लेषण वित्तीय विश्लेषण की महत्वपूर्ण तकनीक है, एक टेक्निक्स है। और अनुपात विश्लेषण जटिल लेखांकन समांकों को सरल एवं संक्षिप्त रूप प्रदान करता है। अनुपात विश्लेषण व्यवसाय में विभिन्न धारकों से में संबंधों की विवेचना भी करता है। इनकी सीमाएं क्या है, तो इनकी सीमाएं असत्य पहलुओं का खतरा। इसमें ज्यादातर ये रहता है कि इसको वित्तीय विवरणों को ये कभी भी स्वयं ही सही नहीं माना जाता है। तो अर्थात इसके द्वारा जो विश्लेषण किए जाएंगे, इसके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे, संभवतः वह भी क्या हो सकते हैं, असत्य हो सकते हैं, सही नहीं हो सकते। अमौद्रिक पहलुओं की उपेक्षा करना, बैलेंस शीट में केवल अनुपात विश्लेषण में केवल मौद्रिक पहलुओं के को ध्यान दिया जाता है, अमौद्रिक पहलुओं को ध्यान नहीं दिया। अर्थात इसमें ईमानदारी, प्रोत्साहन आदि जो आपका प्रेरणा, अभिप्रेरणा आदि, इन पे कोई विशेष ध्यान नहीं देते। केवल जहां पे फाइनेंस होता है, जहां पैसे में मुद्रांकित होता है, उसी को ध्यान दिया जाता है। आदर्श अनुपातों का अभाव, अनुपात विश्लेषण में विभिन्न संस्थाओं के तथा एक ही संस्था के विभिन्न वर्षों की तुलना करके हम अध्ययन के लिए आदर्श क्रमांकों का अभाव रहता है। मतलब एक्चुअल में वास्तव में अच्छे जो फार्मूलेस हैं या जो हमको सही निर्णय लेना संभव नहीं होता है। गुणात्मक विश्लेषण की उपेक्षा करना, लेखांकन अनुपात में केवल संस्थात्मक विश्लेषण के साधन होते हैं, किंतु कभी कभी गुणात्मक कारक संख्यात्मक का भी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आपको क्या लिखना है, लेखांकन अनुपात का विश्लेषण क्या है और उनकी सीमाएं बताना है। थर्ड क्वेश्चन हमारा आया है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उद्देश्य समझाइए, जिसमें 6 अंक है। तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण के उद्देश्य, क्यों विश्लेषण किया जाता है, हमको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके ऑब्जेक्ट बताने हैं। तो इसमें उपार्जन क्षमता का पता लगाना पहला उद्देश्य होता है। कंपनी वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से यह जानना चाहती है कि वर्तमान में कंपनी की उत्पादन क्षमता कितनी है और भविष्य में इसका प्रगति होने का, भविष्य में इसका विकसित होने का या इसका आगे बढ़ने के कितने चांसेस हैं, यह अनुमान लगाया जा सकता है। सुरक्षा तथा शोधन क्षमता का अध्ययन करना, वित्तीय विवरण के विश्लेषण का उद्देश्य यह भी पता लगाना है कि व्यवसाय में विनियोजित कोष सुरक्षित है या नहीं है, या अपने दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये भी पता हम किसके माध्यम से लगा सकते हैं, विश्लेषण के माध्यम से लगा सकते हैं। बजट निर्माण करना, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से भविष्य में गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाकर विभिन्न प्रकार के बजट बनाने में सहायता मिलती है, जिसमें हमारा आ जाता है आपका कैश बजट आ जाता है, सेल्स बजट आ जाता है, परिवर्तनशील बजट आ जाता है,
स्टॉक बजट आता है। तो कंपनी कई प्रकार के बजट बना करके अनुमान लगाती है कि हमको भविष्य में कितने माल की आवश्यकता पड़ सकती है। मजदूर संघ, तो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से जो मजदूर संघ होते हैं व्यवसाय की लाभदायकता का विश्लेषण करते हैं। ये पता लगाते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल कंपनी को कितना लाभ हो गया है या कमी आ गई है, जिससे वे अपने वेतन वृद्धि या बोनस या अन्य सुविधाओं के लिए प्रबंधकों से विचार विमर्श कर सकते हैं और उसको हमारा अपना वेतन या बोनस बढ़ाने के लिए सहमत करवा सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन, एक संस्था का अन्य संस्था से तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है जिसके द्वारा संचालनात्मक क्षमता, वित्तीय स्थिति एवं लाभदायकता का पता लगाया जा सकता है। आर्थिक विकास, वित्तीय विवरण के विश्लेषण के द्वारा सरकार देश के आर्थिक विकास की प्रगति का निर्धारण करती है। आर्थिक विकास हेतु नीतियों का निर्माण करना, कर संचालना, प्राथमिक क्षेत्रों का निर्धारण करना, वित्तीय सहायताओं के संबंध में विचार कर सकती है। तो ये हमारे इसमें आपको 6 ऑब्जेक्ट लिखने हैं, क्योंकि आपका यह कितने अंकों का है, 6 अंकों का है। पहले और दूसरे क्वेश्चन 4-4 अंकों के हैं और तीसरा अंक 6 अंकों का है। चौथा प्रश्न आपको यहाँ पे स्थिति विवरण बनाने के लिए कह रहा है और उनका तुलनात्मक अध्ययन करने का है। तो ये प्रैक्टिकल्स है। तो आपको यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित सूचना से तुलनात्मक स्थिति विवरण बनाइए। विवरण और आपको राशि दी है, 2 वर्ष की देता है। एक गत वर्ष प्रीवियस ईयर 31/3/2017 की है और 31/3/2018 की है। आपको जो जानकारी दिया है उसमें समता अंश पूंजी है, इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख दिया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। स्थायी संपत्तियां आपके पहले थी 17 में थी हमारी 30 लाख और आपका 18 में हो गई है आपकी 36 लाख। संचय कोष आपका जनरल रिजर्व फंड जिसमें 5 लाख पहले था, अभी कितना हो चुका है, 6 लाख हो चुका है। इन्वेस्टमेंट विनियोग पहले 5 लाख था, अभी भी 5 लाख है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दीर्घकालीन ऋण पहले 15 लाख था, अभी भी 15 लाख है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म्स लोन, करेंट एसेट्स चल संपत्तियां पहले 15 लाख की थी, अब हमारी 10,50,000 हो गई है, 4,50,000 की कमी हो गई है। करेंट लाइबिलिटीज चल दायित्व पहले 5 लाख का था, अब 5,50,000 हो गया, मतलब हमारे दायित्व में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो पहले इससे आपको बैलेंस शीट बनाना है और बैलेंस शीट बना करके कितना परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन की राशि निकालनी है और परिवर्तन की राशि निकाल करके आपको परसेंटेज निकाल के बताना है कि कितना इसमें प्रतिशत वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो हम तुलनात्मक स्थिति विवरण बनाएंगे। तो ये हमारी 2 बनता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल बनता है। तो अभी नए नियम के अनुसार से आपको स्टेटमेंट के रूप में बनाना है, जिसमें आपको पर्टिकुलर्स होता है विवरण, पर्टिकुलर्स प्रीवियस ईयर 2017 के लिए राशि, 2018 के लिए राशि और परिवर्तन कितना इसमें चेंजेस आया है और परसेंटेज का कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे, हमारा बैलेंस शीट 2 पक्षों में बटा हुआ है, एक लायबिलिटीज पोर्शन होता है और एक एसेट्स पोर्शन होता है। तो लायबिलिटीज में सबसे पहला हमारा हेडिंग आता है कि दायित्व व समता, इक्विटी व लायबिलिटीज। तो इसमें हमारे पॉइंट्स आते हैं, पहला आता है अंशधारी कोष, शेयर होल्डर्स फंड, और इस शेयर होल्डर्स फंड में हमारा आ जाते हैं अंश पूंजी, संचय व अतिरेक। दूसरा हमारा होता है गैर चालू दायित्व, नॉन करेंट लायबिलिटीज, जिसमें हमारे आ जाते हैं लॉन्ग टर्म्स लोन्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं। और उसके बाद हमारा आता है करेंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व। तो हमारा जो दायित्व पक्ष है 3 हेडिंग में बटा हुआ है, पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटीज और तीसरा करेंट लायबिलिटीज। और ठीक उसी प्रकार एसेट्स भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक हमारा है नॉन करेंट एसेट्स, गैर चालू संपत्तियां, और एक होता है हमारा चालू संपत्तियां, करेंट एसेट्स। तो अब हम देखेंगे प्रश्न में हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले दायित्व व क्षमता में अंशधारी कोष में हमको अंश पूंजी दिया है, जिसमें हम समता अंश कहते हैं, इक्विटी शेयर कहते हैं। प्रीवियस ईयर में 25 लाख है, करेंट ईयर में 25 लाख है, इसमें नो चेंजेस, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। पिछले साल भी हमारी शेयर कैपिटल इश्यू 25 लाख थी,
वर्तमान में भी 25 लाख है, इसलिए नील आ जाएगा, पर कोई नो परिवर्तन, नो चेंजेस। रिजर्व फंड पहले 5 लाख का रिजर्व था, अब हमारा रिजर्व बढ़ के 6 लाख हो गया है, मतलब कंपनी प्रॉफिट में है। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, तो कंपनी को 1 लाख रुपए चेंज हुआ। तो आपको क्या करना है, आपको सी पॉइंट में से कॉलम ए बी सी, हमारे 3 कॉलम बने हैं, तो सी कॉलम में से बी कॉलम को आप माइनस करोगे तो आपको डी कॉलम निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 लाख में से 5 लाख घटाएंगे तो हमारा 1 लाख आ जाएगा। इसका हमको परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट परिवर्तन हुआ है। तो परसेंटेज निकालने का सूत्र होता है कि परिवर्तन की राशि अपॉन प्रीवियस ईयर, गत वर्ष, इंटू 100। तो परिवर्तन कितना हुआ है, 1 लाख। गत वर्ष हमारा कितना था, संचय कोष 5 लाख था, सॉरी हाँ 1 लाख हमारा था, 5 लाख था। तो यहां पे हम क्या करेंगे, आपको संचय कोष में वृद्धि कितनी हुई है, संचय कोष 1 लाख का संचय कोष था, वृद्धि हुई है। प्रीवियस ईयर कितना है, 5 लाख है, तो 1 लाख बटे 5 लाख गुणित 100 करोगे तो आपका कटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20%। तो मतलब हमारा कितना परिवर्तन हुआ, 20% का क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। उसके पश्चात आते हैं हम आगे, हमको यहां दिया हुआ है, आपको विनियोग दिया है, दीर्घकालीन दायित्व दिए हुए हैं, चल संपत्तियां दिया है, चल दायित्व दिया है। अब उसके बाद हमारा आता है आपका दीर्घकालीन दायित्व। तो दीर्घकालीन दायित्व हमारा कितना था, जिसको हम नॉन करेंट लायबिलिटीज कहते हैं। पिछले साल 15 लाख था, अभी भी इस साल भी 15 लाख है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरा हमारा परिवर्तन हुआ है चालू दायित्व में। चालू दायित्व हमारा कितना था, लास्ट ईयर 5 लाख था, इस साल 5,50,000 हो गया है, मतलब 50,000 की दायित्व में वृद्धि हुई है। तो 50,000 बटे 5 लाख इंटू 100, तो कितना परसेंट परिवर्तन हुआ है, 10% का इसमें परिवर्तन हुआ है। तो इसका आप टोटल करोगे तो आपके पास 2017 में आपके पास दायित्व था 5 लाख, 2018 में था दायित्व क्षमता था 5,15,000, 51,50,000, 50 लाख टोटल था हमारे पास 17 में, और इस साल हो गया 51,50,000। 1,50,000 की आपकी वृद्धि हुई है, अर्थात 1,50,000 बटे 50 लाख करोगे इंटू 100 करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो परिवर्तन हमारा हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, ये निकल जाएगा। उसी प्रकार आपको निकालना है संपत्तियों का। तो गैर चालू संपत्ति, नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपको स्थायी संपत्ति दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट पिछले साल 30 लाख थी, चालू वर्ष में 36 लाख है, 6 लाख का परिवर्तन हो गया है। तो 6 लाख का परिवर्तन हो गया है, तो 6 लाख बटे 30 लाख गुणित 100, तो आपका कितना परसेंट वृद्धि हो गई है, 20% का वृद्धि हो गई है। उसी प्रकार हमारा गैर चालू विनियोग, नॉन करेंट लायबिलिटीज, लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट किए हो, पिछले साल 5 लाख था, करेंट ईयर में भी 5 लाख है, तो नो चेंजेस आया है। और उसके बाद हमारा आता है चल दायित्व, करंट लायबिलिटीज, पिछले साल 5 लाख था, अब इस साल हमारा हो गया है 5,50,000 हो गया है। तो आपका इनके बीच में देखेंगे तो हमारे पास आपका चल संपत्ति हो गया, आपको स्थायी संपत्ति हो गया है। चल संपत्ति हमारा है कितना था, चल संपत्ति हमारी थी 15 लाख, अब हो गई है 10,50,000। लास्ट ईयर थी 15 लाख, इस साल हो गई 10,50,000, मतलब ये माइनस में हो गया है। किस में हो गया, ये माइनस में हो गया है, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। तो माइनस में हमारा आ गया है क्योंकि 4,50,000 हमारा क्या हो चुका है, डाउन हो गया है। हमने हमारी लायबिलिटीज जो संपत्ति थी पहले 15 लाख थी, अब कितनी हो गई, 10,50,000 हो गई, 4,50,000 की संपत्ति कम हो गई है। तो 4,50,000 15 लाख का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है, 30% है। तो 30% आपका क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया है। तो 30 में से आपका, तो इस तरह से हम इसको क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। तो कितना परिवर्तन, -30 हुआ है, और आपका क्या हुआ था, गैर संपत्ति में 20% की वृद्धि हुई थी। तो इस तरह से टोटल हमारे पास क्या आ रहा है, 2017 में 50 लाख की संपत्ति थी, और 2018 में 51,50,000 की संपत्ति है। 1.5 लाख हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। 1.5 लाख का 50 लाख से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। उसी प्रकार 1.5 लाख का 50 लाख से परसेंट निकालेंगे तो दोनों का हमारा कितना आएगा, 3-3% निकलेगा।
तो इस तरह से बच्चों आपको तुलनात्मक स्थिति विवरण बना करके आपको देना है। तो इस तरह से आप अपना तैयारी करके आप अपना असाइनमेंट को आप बना करके सबमिट अपने अपने स्कूल में कर सकते हैं। तो बच्चों एक तो था आपका असाइनमेंट के लिए गाइडलाइन था, जिसके आधार पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको सब्सक्राइब लाल कलर से लिखा दिख रहा होगा, उसको आप पुश कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वीडियो सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आपने अंत तक वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।